नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग पुनः से आज क्वेश्चन जो हम लोग का 376 क्वेश्चन पे आज हम लोग आ गए हैं। लगभग 400 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज 25 क्वेश्चन ये कर लेंगे तो लगभग 400 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग को पता होगा कि कल शाम से हम लोगों ने जो मैं मंथली करंट अफेयर्स करा रहा था आपको, उसमें से जनवरी और फरवरी माह का हमने करा दिया था और उसमें मार्च से स्टार्ट होना था। तो अब वो कल आपने क्लास मार्च वाली देखी होगी और आगे से जो है अब आप क्लास अपनी देखना शुरू कर देंगे। तो मंथली वाइज हम लोग अगस्त सितंबर तक का हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 400 क्वेश्चन हमारे 400 ये क्वेश्चन प्लस 100 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के और मंथली करंट अफेयर्स, इतना 3 देख लीजिएगा। पीसीएस में भरपूर आपके हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आइए आज हम लोग पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है आपका, मतलब कि 376 क्वेश्चन क्या है कि 2025 के केंद्रीय बजट में घोषित अमृत रोजगार योजना के संदर्भ में कौन सा इससे कथन सही है। नंबर 1, इसका लक्ष्य 5 वर्षों में 2 करोड़ नए रोजगार अवसर सृजित करना है, ये उद्देश्यों में है। ठीक है, दूसरा, यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है। दूसरा, इसका सीधा लाभ छोटे और मध्यम उद्योगों को दिया जाता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन क्या है आपका सही है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये वाला जो कथन है आपका ये सही है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है। यानी कि इसमें कथन 1 सही है, आपका 3 सही है। तो अगर 1 और 3 को अगर आप देखेंगे तो कहां पर पाएंगे कि ये जो सी वाला आपका है आंसर, ये सी वाला क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्टली राइट हो जाएगा। कोई समस्या यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, नॉन एश। यानी कि अमृत रोजगार योजना का जो उद्देश्य है क्या है, रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। छोटे जो मझोले उद्योग हैं जिसको एमएसएमई क्षेत्र कहते हैं, एमएसएमई क्षेत्र को क्या करना, प्रमोट करना। यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्योग होते हैं इनको क्या करना है, बढ़ावा देना है। किस उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो ये नया जो अमृत रोजगार योजना जो नया बजट में रखा गया था इसके अंतर्गत, इसमें सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों के साथ में क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, जोड़ेगी, ताकि कौशल हम सिखा सके लोगों को और औद्योगिक क्षेत्रों में नए प्रशिक्षण केंद्र क्या करेगी, खोलेगी। इसलिए कथन 1 सही है। ठीक है, दूसरा कथन 2 गलत है क्योंकि यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि शहरी क्षेत्रों को भी शामिल करती है। इसमें शहर के लोग भी शामिल होंगे, इसलिए ये इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग बात। ठीक है, कथन 3 भी सही है क्योंकि छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का प्रावधान इसमें शामिल है। अतिरिक्त तथ्य की अगर बात करेंगे तो यह योजना विकसित भारत, यानी कि जब हमने जो 2047 का जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है विकसित भारत बनाने का, उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो है ये क्या होगा, सहायक होगा अपने आप पे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, 2025 में भारत ने किस देश के साथ में सौर ऊर्जा गलियारा यानी कि सोलर कॉरिडोर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा जापान और डी है आपका संयुक्त अरब अमीरात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर। अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट करके तुरंत मुझे बताइए कि इसका एग्जैक्टली जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। अपेक्षा मैं यही करता हूं कि आप डेफिनेटली बताएंगे मुझे, है ना। क्या होगा इसका सही उत्तर भाई, बताइए जल्दी से। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला है ये सही हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यही डी वाला है। अगर आपने कोई और ऑप्शन लगाया हो तो आप बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। यानी कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सौर ऊर्जा गलियारा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य यह है कि दोनों देशों के बीच में अक्षय ऊर्जा उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देना है। ये आप जानते होंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो यानी कार्बन जीरो का लक्ष्य रखा हुआ है। इसके अलावा कई सारे अन्य लक्ष्य रखे हैं सरकार ने, जहां पर हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर काम कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत जो है ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था उसकी स्थापना फ्रांस के साथ में मिलकर की गई थी 2015 में, याद होगा आपको। तो ये उसी की रेफरेंस में जो है सारी चीजें यहां पर की गई हैं। ठीक है, चलिए भारत पहले ही अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व कर रहा है। यह गलियारा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है। और ISA की अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो ISA का मुख्यालय कहां पर है, तो ISA का मुख्यालय जो है आपका कहां पर है, यह है आपका जो है बेसिकली आपका जो है गुड़गांव में। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 28 मार्च को किस राज्य में कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश है, बी बिहार है, सी राजस्थान है और डी है आपका केरल। आपको मैं हिंट दे देता हूं कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी हाल ही में इन 4 स्टेट में से एक स्टेट में इलेक्शन होने वाला है। अब आप बताइए कि इसमें से 4 विकल्पों में से क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी हमको अभी भी नहीं आ रहा है, तो तब फिर मैं वही वाली बात कहूंगा जो मैं कहता रहता हूं, क्या ऐसे कीजिए हाथ, इसमें से थोड़ा सा जल डालिए और जल डाल के क्या काम करना है आपको पता है क्या करना है, आचमन नहीं करना है, कुछ और करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या करना है। ठीक है, देखना चुल्लू भर पानी में डूब जाना, तो वही वाली स्थिति आप लोग कर रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा और उस एक विकल्प का हिंट यह है कि वहां पर इलेक्शन होने वाला है बॉस। तो आप कहेंगे हमारा पड़ोसी राज्य है, कौन सा है भाई? हम हैं बिहार के लाला। क्या हो जाएगा? बिहारी बाबू, बिहार हो जाएगा, यहीं पर हुआ है। ठीक है, वैसे भी आप हिंट यहां से ले सकते हैं, कोसी मेची। ठीक है, कोसी नदी कहां है? कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद है आपको? बस ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना दिमाग आप लगा सकते थे वैसे भी। यानी कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कब 28 मार्च को 28 मार्च को बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया करने पर मंजूरी दे दी है। आगे, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जो है 62,6282.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को 3,652.56 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के भी स्वीकृति दे दी है। तो ये बड़ी जो है योजना है, इससे निश्चित तौर पर बिहार में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस योजना के अंदर क्या कुछ होगा? तो इसके अंतर्गत जो है मौजूदा जो आपकी पूर्वी कोसी नदी है, ठीक है, पूर्वी कोसी मुख्य नहर के पुनर्निर्माण के माध्यम से बिहार में स्थित महानंदा बेसिन में सिंचाई के विस्तार के लिए कोसी नदी के अधिशेष जल के एक हिस्से को मोड़ने और पूर्वी कोसी मुख्य नहर को आरडी 41.30 किलोमीटर पर इसके अंतिम छोर से आगे आरडी 117.50 किलोमीटर पर मेची नदी तक विस्तारित करने का प्लान एक्चुअली में इसको बनाया गया है। ठीक है, जिससे क्या होगा, बिहार से होकर बहने वाली कोसी और मेची नदियों को बिहार के भीतर एक साथ जोड़ा जा सकेगा। आपके एग्जाम पूछ सकता है कि ये बताओ ये मेची नदी कहां की नदी है? मेची नदी, तो आप कहेंगे बिहार की है। ठीक है, दूसरा, कोसी नदी या कोशी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भारत में जो क्या होती है दाखिल होती है और बिहार में एक बड़ा प्रकोप जो है इससे आता है। इसमें आने वाली बाढ़ से जो है बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को। कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? अरुण, तमोर, दूध कोसी, तामाक कोसी, सून कोसी और इंद्रावती आदि आती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कोसी नदी की सहायक जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अक्सर आपके एग्जाम में सहायक नदियों पर प्रश्न बन जाता है। अब बात अगर नदी की यानी कि अपवाह तंत्र की आती है, तो भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा नदियां हैं, तो कोई भी अगर नदी है, ठीक है, माना कि गंगा नदी ही है, गंगा की बात करें तो गंगा का जो उद्गम है वो कहां पर होता है, यह आपको तैयार करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से गंगा नदी अपना जल कहां पर प्रवाहित करती है, बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में, कहां पर, तो उसको याद रखना है। और इसकी जो सहायक जो नदियां हैं इसकी गंगा की, वो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वो आपको याद करना है। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है इसमें कि ये जो नदी है, ठीक है, इस नदी में इसके आपके जो है क्या कहते हैं, आपका लेफ्ट और राइट से जो नदियां मिलने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। और नदियों से एक प्रश्न और बनता है बॉस, क्या बनेगा कि ये नदियां किस प्रकार की हैं, यानी कि कौन सा प्रकार का है। ठीक है, यही आपको बताना है। और एक प्रश्न इसमें और बनता है कि कोई खास नेशनल पार्क, बायोडायवर्सिटी रिजर्व पूछ लेगा और वो पूछ लेगा कि इस पर्टिकुलर पार्क से कौन सी नदी होकर बहती है। तो नदियों से इतने प्रकार के प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए नदी वाला जो चैप्टर आपके एग्जाम में ज्योग्राफी में दिया गया है उसको आज ही पढ़ लीजिएगा भाई साहब, पढ़ लीजिएगा, ध्यान कहीं और मत भटकाइए। ठीक है, चलिए
6 बजे कॉल करेंगे, 5 बजे शाम को कॉल करेंगे, फ्री रहना, ये याद रहेगा आपको। अभी जो मैंने कहा वो शायद आप भूल जाएंगे, इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, एक सोचना है आपके लिए, अगर आपका टारगेट 2026 में आरओआर का एग्जाम है, जो कि वैकेंसी आने वाली है, भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं, 2026 में कैलेंडर आपका नियमित हो जाएगा बॉस, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आरओ के एग्जाम के पहले आयोग ने क्या कहा था कि भैया हम 1 साल में पीसीएस का एग्जाम करा लेंगे, याद है कि नहीं याद है? वो एक हमारी विडंबना कह लीजिए, हमारी बदकिस्मती कह लीजिए कि आरओ का पेपर लीक हो गया और आयोग से एग्जाम पटरी पर जो भी थे वो डाउन हो गए, गिर गए। लेकिन अब 2026 से एग्जाम आपके 1 ईयर वाले होंगे, खासकर पीसीएस का एग्जाम तो 1 वर्षीय होगा एनी हाउ, यानी कि सेम कैलेंडर में। अगर जनवरी में कैलेंडर आता है, मार्च में प्री होता है, तो 26 तो इसको फाइनलाइज कर लेंगे। तो इसलिए आरओ त्वरित गति से निपटारा होगा इसका अगले साल, इसलिए ध्यान रखिएगा, टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए 5 घंटे की। इसमें अभ्युदय बैच के नाम से हमारा प्री प्लस मेंस, क्या प्री और प्लस मेंस के नाम से जो हमारा बैच स्टार्ट होगा, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। इसके लिए आप दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये यहां पर नंबर आपके सामने मेंशन किए गए हैं, ठीक है। चलिए, भारत और बांग्लादेश कब मैत्री दिवस मनाते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट यहां भी आपके एग्जाम के लिए, उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आई थिंक सी, यानी कि 6 दिसंबर को शायद संभवतः जो मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि WFP ने 2025 में बिहार पोषण सोसाइटी परियोजना शुरू की है। ओ, इसका एक्सप्लेनेशन रॉन्ग हो गया बॉस, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन 379 का क्या हो जाएगा? 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या चेंज हो गई, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। चलिए, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग द्वारा रैंक जारी की गई। इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, पाटनगर यूनिवर्सिटी या फिर भारत विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी कि जिसको IISc भी बोलते हैं, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है क्या साइंस, ठीक है, IISc। क्या हो जाएगा? डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा आपका सही, एग्जैक्टली, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 को जारी किया है और इसके अनुसार जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, इसने इसको देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। अक्सर बहुत अच्छा संस्थान है, अगर आपको साइंस में जाना होगा तो इसमें आप जा सकते हैं। इस संस्थान में, इस रैंकिंग में IISc भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है और एशिया में कुल मिलाकर के 38वें स्थान पर, यानी कि एशिया में 38 नंबर पे और इंडिया में 1 पे है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की को 65.2 समग्र स्कोर के साथ में जो है इसको 38वां स्थान पूरे एशिया में दिया गया है, ठीक है, यानी कि एशिया की रैंकिंग यह है। अगर हम टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन की है, पेचिंग यूनिवर्सिटी जो है आपकी ये भी चीन की है, और जो आपकी एक सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। ये 3 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। 2 चीन की इसमें से और 1 सिंगापुर की है, राइट। चलिए, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? बहुत आसान सा ये प्रश्न है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हो सकता है कि आप फ्रांस और ब्राजील में क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, ये फ्रांस और ब्राजील में से। अगर आपको इसका आंसर आता है तो मुझे आप तुरंत बता सकते हैं, नहीं आता है तो एक अलग केस है। आता है तो प्लीज मुझे बताने का कष्ट जरूर कीजिएगा बॉस, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा फ्रांस या ब्राजील। मुझे तो लगता है फ्रांस होगा, बिल्कुल नहीं, ब्राजील करेगा, हाँ ब्राजील करेगा बॉस, ठीक है, ब्राजील करेगा, ए ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 की 200 संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील करेगा, ए इज द राइट आंसर बॉस, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 381 था, ठीक है। चलिए, और इसका 9वां संस्करण 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। चलिए, क्या है फीफा महिला विश्व कप? तो फीफा महिला विश्व कप 1991 में चीन में आरंभ हुआ और एक ये अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि 4 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। फीफा बहुत फेमस है, ठीक है, और यह पुरुषों के फीफा विश्व कप के 1 वर्ष पश्चात होता है। इसमें वर्तमान में 32 राष्ट्रीय टीमें भाग लेती हैं, जिनमें से
एक मेजबान देश की टीम अपने आप क्वालिफाई हो जाती है। तो ये एक खास बात है इसकी। चलिए, मुख्यालय कहां पर फीफा का? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, होम ऑफ फीफा परिसर में। फीफा विश्व कप अगर पुरुष की बात करते हैं तो ये 1930 से प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित विश्व कप की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता है। फीफा महिला विश्व कप 1991 से आयोजित होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या करने थे, याद करने थे। चलिए, 382 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है? नंबर 1 कथन क्या है? मध्य प्रदेश में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही बात है और ये इंपॉर्टेंट भी फैक्ट आपके लिए याद रखिएगा। दूसरा, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। यह बात 2023 में हुई थी भाषण में। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा हुआ था। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसमें 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो अगर आप विकल्प पर आप नजर डालेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका, ये सी क्या हो जाएगा आपका? एग्जैक्टली सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मध्य प्रदेश में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। यह पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले में भैंसोला गांव में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, ये टेक्सटाइल पार्क जो है अपने आप में फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, अर्थात खेत से धागा से कारखाना से फैशन से विदेश, बड़ा अच्छा है अपने आप में। इस विजन के अनुरूप यानी कि 5F जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, अर्थात खेत से धागा, धागा से कारखाना, कारखाना से फैशन से विदेश। विजन के अनुरूप जो है ये क्या करेगा, वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देगा। तो ये बड़ी इंडस्ट्री अपने यहां पे हो रही है। ठीक है, 7 पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वीरुडुनगर तमिलनाडु में, वारंगल काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना में, नवसारी गुजरात में ये रखा जा रहा है, कलबुर्गी जो है आपका गुलबर्गा कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ यानी कि हरदोई उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है और अमरावती महाराष्ट्र में जो है ये 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है यहां पर अवस्थित किए जा रहे हैं, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क। ये इससे निश्चित तौर पर एक बड़े क्षेत्र में फायदा होगा। चलिए, एक सूचना आपके लिए और है कि अगर आपका टारगेट 2026 में पीसीएस का एग्जाम है और आपको अगर पीसीएस तैयारी करनी है और इस पीसीएस की तैयारी से आपका जो है क्या होगा, आपके आरओ एआरओ की भी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस कोर्स में एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपका यहां पर दिया गया है 8604409201। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर आप लोग बेसिकली आप लोग जो है न सिर्फ आरओ पीसीएस बल्कि आरओ एआरओ की भी तैयारी कर पाएंगे। यहां पर आपका प्री की टेस्ट सीरीज, आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज आपका, ठीक है, पीवाईक्यूज आपके प्री प्लस मेंस के, आपकी मेंटरशिप गाइडेंस, सीसैट, हिंदी, सब कुछ आपको ऑल टोटल कराया जाएगा। तो इसमें आप एडमिशन आराम से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस ट्रेन में पहली बार एटीएम लगाया गया? शताब्दी एक्सप्रेस, बी पंचवटी एक्सप्रेस, सी राप्ती गंगा और डी है लखनऊ मेल। अपने आप में लखनऊ मेल आप जानते होंगे दिल्ली से लेकर के और आपकी लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली रात के 10 बजे चलती है। राप्ती गंगा ये आपकी आई थिंक एक दिन चलती है आपके मुजफ्फरपुर से और 2 दिन चलती है शायद गोरखपुर से, आप जानते होंगे संभवतः, है ना। राप्ती गंगा ये जो है वहां से चल करके मुजफ्फरपुर और गोरखपुर से चल करके जाती कहां पर है, ये देहरादून तक जाती है, आप जानते होंगे। राप्ती गंगा हफ्ते में 3 दिन चलती है। पंचवटी एक्सप्रेस महाराष्ट्र में चलती है। शताब्दी एक्सप्रेस तो आप जानते होंगे, एक राजधानी को जोड़ने वाली ये आपकी शताब्दी एक्सप्रेस है, मोस्टली सभी रूटों पर चलती है शताब्दी। चलिए अब बताइए कौन सा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर कैसे ट्रेन जानते हैं, इन सारी ट्रेनों पर हमने खूब यात्राएं की हैं। पंचवटी में नहीं किया, इसमें नहीं किया है, इसमें नहीं किया है। राप्ती गंगा से उत्तराखंड जाता था, लखनऊ मेल से दिल्ली जाता था और शताब्दी से भी दिल्ली, है ना। चलिए तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा आपका पंचवटी एक्सप्रेस, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ट्रेनों का बड़ा अनुभव हो गया भाई। चलिए, हाल ही में भारत में पहली बार किसी ट्रेन के अंदर एटीएम मशीन को लगाया गया है और वो आपकी ट्रेन कौन सी है? पंचवटी है। ठीक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इस पहल की शुरुआत की है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य रेल यात्रियों को चलते फिरते सुरक्षित और आसान बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है। पैसे की आवश्यकता कई बार पढ़ी जाती है, आप जानते होंगे, कई बार
जेब कट जाता है, कई बार जो है पैसे कम बढ़ जाते हैं, तो अगर एटीएम में रहे, एटीएम अगर ट्रेन में ही रहेगा तो गए खट से निकाल चले आए अपने यहाँ पे, कितना आसान है बताइए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 16 सितंबर 1935 को, ठीक है। 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और अगर इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो पुणे महाराष्ट्र में जो है इसका मुख्यालय है, यह भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चर्चाओं में तो हो सकता है पूछ ले आपके एग्जाम में। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही समेत नहीं है, यह आपको बताना है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। अब आप बताइए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं और इसमें इस विकल्प को आप देखिए और मुझे बताइए कि इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या होगा। मैं इसका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, मैं नहीं बताऊंगा, यह बहुत आसान सा है। दिवस तो आप लोग बहुत रखते होंगे ना, मैं उम्मीद करता हूं आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो सही समेत नहीं है, रॉन्ग है। रॉन्ग कौन सा है इसमें से, बताइए मुझे। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, चलिए कमेंट करिए फटाफट। अब देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दरअसल 28 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेंगे तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करेंगे तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, 7 अप्रैल को। और अगर बात हम हीमोफीलिया दिवस की करते हैं तो ये 17 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो अगर सारे सही है तो गलत कौन सा है, गलत आपका ए वाला है। ये 17 मार्च को नहीं होता है, ये होता है आपका 17 अप्रैल को, ठीक है ना। इसलिए क्या ये आपका रॉन्ग है, ये कथन क्या आपका गलत है। तो बस, तो क्या पूछा, सही नहीं है, तो यही नहीं सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख चलिए, अच्छा हीमोफीलिया क्या होता है जानते होंगे संभवतः सभी लोग, है ना। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती हीमोफीलिया में, ध्यान रखिएगा। एक प्रकार का खास प्रकार के प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, और क्या होता है जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पर कट लग जाता है, तो फिर आपके हाथ से जहां से भी कट लगा होता है ब्लड रुकता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होती है, आपने देखा होगा। जब कभी आप ध्यान से देखिएगा लेंस वगैरह से या नाव में देखिएगा, जब कहीं पर ब्लड आपके लगता है तो चिपचिपा सा पदार्थ है ना, हल्का सा चिपचिपा सा हो जाता है, उसे ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। और जब वो नहीं होता है तब ब्लड गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, रुकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा पहल के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्थानीय नीति निर्माताओं के साथ सहयोग के माध्यम से हीमोफीलिया के बेहतर नियंत्रण और रोकथाम में प्रोत्साहन देना है, ठीक है, और बेहतर उपचार आदि मिले, इसलिए इसको जागरूकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। हीमोफीलिया दिवस 2025 का विषय क्या है, थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, सभी के लिए पहुंच, महिलाओं और बालिकाओं को भी रक्तस्राव होता है, ये क्या थीम है। यह रक्तस्राव विकारों से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं के लिए बेहतर निदान और उपचार की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। क्या उद्देश्य है, देश भर की महिलाओं के लिए देखभाल तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। हीमोफीलिया क्या है, जेनेटिक डिजीज है, सबसे बड़ी बात है ये जेनेटिक है। वैसे ब्लड मेरे भी नहीं रुकता है, अब हीमोफीलिया है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कई बार नोटिस किया, अगर मुझे कहीं कट लग गया, 1-2 बार एक्सीडेंट हुआ मेरा बाइक से, एक बार तो बच गया था, नाम हो गया था कहानी, मैं बहुत तेज टक्कर लगी थी, बच गया था। मुझे याद है कि पैर से मेरे ब्लड नहीं रुक रहा था बहुत टाइम तक, मतलब जहां जहां कट लगा, पैर में कट लगा, जहां जहां लगा ब्लड रुका नहीं। और ये बात मैं बचपन से देखता चला रहा हूं, हालांकि मैंने चेकअप नहीं करा हीमोफीलिया वाला, लेकिन मुझे लगता है, लेकिन फादर वादर को किसी को नहीं है, तो हालांकि जेनेटिक होता है मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है पहली बार हमको हुआ हो तो कई बार हो सकता है पता चले कि एक्सीडेंट हो जाए और क्लास ना आए आपके करंट अफेयर्स की, है सर कहां चले गए, हीमोफीलिया था चले गए, राम नाम सत्य हो गया, ऐसा हो गया क्या, होना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, है ना। कब कौन सी बीमारी आ जाए किसी को कुछ भी नहीं पता है, कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, कब कौन सा। इसलिए जितने पल आप जिए उतने पल खुशियों के जिए, जितने अच्छे मोमेंट्स आप जी सकते हैं उतने जीने का प्रयास कीजिए, और लाइफ में आगे कुछ नया और कुछ बेहतर करने का प्रयास कीजिए। ये उम्मीद आपके भीतर हमेशा रहनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझते होंगे मेरी बातों को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, यह एक अनुवांशिक डिजीज है अपने आप में, जो आमतौर पर पुरुषों को होता है और औरतों द्वारा फैलता है, यानी कि होगा मेल में लेकिन फैलेगा फीमेल के द्वारा, ठीक है। चलिए, हीमोफीलिया अनुवांशिक बीमारी है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। इसके कारण चोट या
दुर्घटना में या जानलेवा साबित हो जाती है, क्योंकि रक्त का बहना जल्दी ही बंद नहीं होता है। अब ब्लड भैया अगर बह रहा है, रुक नहीं रहा है, तो सिंपल सी बात है, अधिकतर एक्सीडेंट में आपने देखा होगा कि जब एक्सीडेंट होता है तो ब्लड नहीं रुकता है। जहां ब्लड गिरना शुरू हुआ और रुका नहीं, या तो हीमोफीलिया के कारण नहीं रुकेगा या फिर जनरली नहीं रुका। तो अगर ब्लड बॉडी से निकल गया तो समझ लो फिर जान चली गई। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी एक्सीडेंट होता है ब्लड रोकने का प्रयास सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि बॉडी में अगर ब्लड ही नहीं रहेगा फिर क्या करेगी, क्या कीजिएगा। चलिए, विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है अपने आप पे। इस फैक्टर की विशेषता यह है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के जमा करके उसका बहना रोक देता है। और जब ये आपका क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि एक प्रकार का प्रोटीन नहीं रहेगा तो फिर ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं और आप जो है ब्लड आपका बहना शुरू हो जाएगा लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन क्या है सही है बताना है आपको। नंबर 1 कथन है, भारत 2030 तक 300 मिलियन टन की स्टील उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा। यह टारगेट रखा गया था, ठीक है। देश के स्टील सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मुंबई में इंडिया स्टील 2025 इवेंट आयोजित किया गया है, ठीक है। ओके, दैट्स वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। इसमें दोनों कथन मुझे सही लग रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो मुझे लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल। यानी कि 2030 तक 300 मिलियन टन, सोचिएगा इतना बड़ा टारगेट है सरकार का। क्या, किस ईयर तक? 2030 तक कितना? 300 मिलियन टन की स्टील उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा कौन? इंडिया। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति स्टील खपत बढ़कर के 160 किलो हो जाएगी, यह भी बड़ी बात है। यह जानकारी सरकार की ओर से भी हाल ही में प्रकाशित की गई है। देश के स्टील सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए अगले हफ्ते, मतलब हो गया अब तो, जो मुंबई इंडिया स्टील जो है अपनी बैठक जो इवेंट हुआ था अपने यहाँ पे, है ना, इंडिया स्टील 2025 इवेंट है। चलिए, अब कई सारी बातें इसमें लिखी गई, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कई सारे देशों के लोग इसमें शामिल आदि हुए थे, ठीक है। चलो, 2025 में राष्ट्रीय निर्यात संवर्धन नीति 2025 से 30 का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए ऑप्शन आपके सामने है, 2030 तक निर्यात 2 ट्रिलियन तक ले जाना है, केवल वस्त्र निर्यात दोगुना करना है, सेवा क्षेत्र को निर्यात से बाहर रखना है, या फिर कृषि निर्यात को हटाना है। क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य? तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, ये वाला, ये हो जाएगा आपका सही, यानी कि 2030 तक निर्यात 2 ट्रिलियन तक ले जाना है, ये अल्टीमेटली इसका टारगेट है, ठीक है। चलिए, यानी कि भारत की नई निर्यात नीति 2030 तक जो है 2 ट्रिलियन तक ले जाना है, ठीक है। और BCD आपके सीमित, मतलब गलत कथन है। अतिरिक्त कथन की बात करेंगे तो इसमें MSME, ई कॉमर्स निर्यात और हरित निर्यात को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। चलो, 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति में कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? ग्रामीण खेल केंद्रों की स्थापना करना, महिला खिलाड़ियों को अलग कोष स्थापित करना और AI आधारित प्रदर्शन विश्लेषण प्रणाली विकसित करना। क्या हो जाएगा कथन इसमें से? आप देखेंगे कि ये जो नया राष्ट्रीय खेल नीति है इसमें तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बस फुल एंड फाइनल, ठीक है। सेम एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कुछ अलग नहीं दिया गया है, बस पढ़ लीजिएगा। चलिए, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत ने कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की है? जलवायु अनुकूल कृषि मिशन, ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन, राष्ट्रीय प्लास्टिक उन्मूलन योजना, या फिर जीवन शैली परिवर्तन लाइफ 2.0? जल्दी बताइएगा अगर आपको इसका आंसर पता है तो। नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा आपका? जलवायु अनुकूल कृषि मिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये वाला हो जाएगा आपका एग्जैक्टली सही उत्तर, ठीक। चलिए, सी, अरे 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 सी हो जाएगा क्या? सॉरी, माफ कीजिएगा, माइंड स्लिप कर गया। ए होगा, सॉरी सी होगा, ये ए नहीं होगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रीय प्लास्टिक उन्मूलन योजना, ठीक है, ये हो जाएगा। और वैसे भी आप जानते होंगे बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, है ना, इस बार का थीम भी रखा गया था, आप जानते होंगे, तो इसलिए अब रेफरेंस उसे थीम से आपको याद रखना चाहिए था, ठीक है। चलिए, सी इज द राइट आंसर। ध्यान अगर हल्का सा हटाना दिमाग में तो बस मामला गलत हो जाएगा। चलिए, भारत ने 2025 में राष्ट्रीय प्लास्टिक उन्मूलन योजना शुरू की है। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक एकल उपयोग प्लास्टिक का पूर्ण उन्मूलन करना है। और अभी हमने थीम क्या बताई थी आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यही ना है या कुछ और है? अगर यही है तो बताइएगा हाँ सर यही है, और कुछ और है अगर थीम तो बताइएगा कि 2025 की पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। मेरे अकॉर्डिंग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है,
या मैं गलत हूं? बताइएगा मुझे प्लीज कमेंट करके। ठीक, चलिए। कुछ लोग तो सोचे समझे नहीं हुए, हाँ हाँ सर आप ठीक सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अरे मैं हमेशा सही नहीं होता, मैं चेक भी करता रहता हूं आपको। अब बताओ आप लोग कि मैं सही गलत हूं। ठीक है, हर बार हाँ सर अब सही है सर, सही, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बताइएगा मुझे कमेंट करके प्लीज। प्रोजेक्ट वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत आईएनएस वर्षा 2026 तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, यह सैनिक परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत की जल के भीतर परमाणु क्षमताओं को मजबूत करना है। ठीक है, आप बताइए कि इसमें से दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है? आप पाएंगे कि इसमें से दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर बॉस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो आईएनएस वर्षा भारत के परमाणु पनडुब्बी बेड़े को रखने के लिए परियोजना वर्षा के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में भारतीय नौसेना का नौसैनिक अड्डा है, जिसे विशाखापत्तनम से 50 किलोमीटर दक्षिण में रामबिल्ली में विकसित और विस्तारित किया जा रहा है। दूसरा, प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत आईएनएस वर्षा 2026 तक तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यह सैनिक परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत की जल के भीतर परमाणु क्षमताओं को क्या करना है? मजबूत करना है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की जल के भीतर परमाणु क्षमताओं को मजबूत करना है। इससे भारत की शक्ति निश्चित तौर पर बड़ी मजबूत होने वाली है। चलिए, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का प्रमुख फोकस क्या रहा है? रक्षा उत्पादन और ऊर्जा सहयोग, केवल शिक्षा, केवल स्वास्थ्य या फिर केवल कृषि? बताइएगा। अगर हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो पाएंगे आपकी ए वाला कथन हो जाएगा सही। आप कहेंगे सर कैसे? आप जानते होंगे रूस से हम बड़े स्तर पर हम हथियार खरीदते हैं। बहुत बड़ा आयातक है हमारा हथियार के मामले में। कौन? रसिया। और इसी बात पे अमेरिका चढ़ा हुआ था कि हे बॉस, तुम रूस से काहे लेते हो रसिया तुमको काहे प्रेम है रसिया से? ठीक है, रसिया से भारत लोगों को बहुत प्रेम है अपने आप में, और रसिया वालों को भी भारत से बहुत प्रेम है, आप जानते होंगे। और इसी बात पे अमेरिका चिढ़ता कह रहा है, भाई हम भी तो सुंदर हैं, हमसे तो नहीं लेते हो, तुम उनसे काहे लेते हो? भारत कहता है सर हम तुमसे भी लेंगे, सर हम तुमसे भी लेंगे। भारत कहता है झगड़ा हम तुमसे नहीं करेंगे भाई, देखो अच्छा है, झगड़ा नहीं करेंगे, तुम हम पर कितना ही दबाव दबा लो। अभी ट्रम्प बाबू ने टैरिफ लगा दिया, भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, बोले देखो हम भैया डरेंगे नहीं तुमसे, साथ है, सपोर्ट है, सर समझौता हम करेंगे तुमसे, लेकिन डरेंगे नहीं बॉस। ठीक है, हम ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे चक्कर में रूस को छोड़ दें। ये कौन सी बात होती है? दोस्ती इसी का नाम है ना। चलिए, तो रक्षा उत्पादन ऊर्जा सहयोग आज पर चर्चा हुई, इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, व्याख्या सेम वही लिखी हुई है। 2025 में एशियाई विकास बैंक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडीबी बोलते हैं ना, जानते होंगे, कई बार इस एग्जाम में आपके प्रश्न पूछता है एडीबी। इसने जो है भारत के लिए किस क्षेत्र में सबसे बड़ा ऋण पैकेज अभी हाल ही में दिया है? तो हरित शहरी परिवहन के लिए, रक्षा उत्पादन के लिए, डिजिटल शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए। आप जानते होंगे कि एशियाई विकास बैंक जो है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए विकासशील देशों को क्या करता है? वित्तीय सहायता देता है, एडीबी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना और इसका मुख्यालय कई बार पूछा था आपके एग्जाम में। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करिएगा प्लीज। ठीक, चलिए, यानी कि एडीबी ने 2025 में भारत को हरित शहरी परिवहन के लिए, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे बड़ा ऋण का पैकेज दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह पैकेज इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित होगा अपने आप में, ताकि जो हम पोल्यूशन हो रहा है जो हमारा, वो क्या हो? डाउन हो। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति में नया क्या जोड़ा गया है? नंबर 1 पॉइंट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली को जोड़ा गया है। दूसरा, वित्तीय क्षेत्र के लिए विशेष सुरक्षा ढांचा या साइबर सुरक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो अगर आपने राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अगर पढ़ी होगी तो आप सोचे होंगे, दिमाग लगाए होंगे कि भैया इसमें सब कुछ है, तीनों ही कथन सही हैं। और साइबर सिक्योरिटी मैंने कई बार आपसे कहा है कि पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी का पेपर, उसमें साइबर सिक्योरिटी पोर्शन आपका बहुत बड़ा दिया गया है। वहां पर मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रश्न बनता है, निबंध के पर्सपेक्टिव से प्रश्न बनता है। इसलिए साइबर सुरक्षा टॉपिक को अलग से नोट कर लीजिए, इस पर निबंध भी रेडी कर लीजिएगा, आरओ मेंस के लिए और पीसीएस मेंस के लिए, या फिर अदर पीसीएस एग्जाम देते होंगे तो उसके लिए भी। यानी कि इसमें से मुझे लगता है कि डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इनमें तीनों प्रावधानों को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत साइबर हमलों की दृष्टि से शीर्ष 5 देशों में से एक है, इसलिए यह नीति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कि हमारे यहां पर
बहुत ज्यादा हमले होते हैं। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, मुझे लग रहा है शायद इसका आंसर ए होगा क्या, 1995, देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 1995 ए इज द राइट आंसर। यानी कि हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने गांव में गरीब और निराश्रित लोगों पर, ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के प्रभाव पर रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की है। क्या है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम? तो इसकी शुरुआत होती है 1995 में, जो कि अभी हमने आपको बताई। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह अच्छी योजना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है या पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है अपने आप, यानी कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कई बार क्या होता है कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर देते हैं, लेकिन इस योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा पैसा देती है। ठीक है, नहीं तो कई बार 70-30 या 50-50 का रेशियो होता है स्टेट और सेंटर में, इसमें सेंटर ही सारा पैसा दे रही है। हाल ही में किसे रेत कला में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रेंड डॉरिंगटन स्टैंड मास्टर पुरस्कार जीता है? तो अर्जुन सिंह, सुदर्शन पटनायक, साइना नेहवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, बड़ा फेमस ये क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन आ भी चुका है। ये सुदर्शन पटनायक भी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रसिद्ध रेत कलाकार कौन है? सुदर्शन पटनायक रेत कला में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन स्टैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए। क्योंकि पहले भारतीय बन गए हैं इसलिए प्रश्न आवश्यक भी है। आई थिंक शायद आरओ में शायद आया हुआ भी था, जहां तक मुझे याद है, संभवतः, है ना। यह पुरस्कार इंग्लैंड के डेडसोट में सैंडवर्ड 2025 अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के दौरान प्रदान किया गया है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए पटनायक ने भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची मूर्ति बनाई जिस पर विश्व शांति का संदेश लिखा हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपके लिए है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यह पुरस्कार विशेष महत्व रखता है क्योंकि महान ब्रिटिश मूर्तिकार फ्रेड डॉरिंगटन की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। उड़ीसा के पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने 65 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सवों और चैंपियनशिप में भाग लिया है। बहुत बड़े रेत कलाकार हैं ये अपने आप में। लोडूमर पार्क में सैंडवर्ड प्रदर्शनी, जो सिर्फ रेत और पानी का इस्तेमाल करके बनाई गई विशाल विस्तृत रेत की मूर्तियों के लिए जानी जाती है, में दुनिया भर के कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं। लेकिन इस साल यह भारत का संदेश है, रेत पर उकेरा गया साथ में निहित, जो सबसे गहरी छाप छोड़ रहा है अपने आप में। चलिए, नेक्स्ट है 2025 में विश्व बैंक ने भारत को किस क्षेत्र में विशेष सहायता दी है? तो जलवायु, लचीला कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा आयात या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर? जलवायु लचीला कृषि के लिए, ए ऑप्शन के लिए बिल्कुल सही बात है। यानी कि भारत को जलवायु पर लचीला कृषि हेतु जो है विशेष सहायता वर्ल्ड बैंक ने यानी कि विश्व बैंक ने दिया है। याद रखिएगा, यह सहायता दरअसल क्या है, छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। आप जानते होंगे कि जलवायु परिवर्तन से अगर सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होता है तो वो हमारे किसान भाई हैं, और छोटे किसान जिनके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपनी टेक्नोलॉजी या कुछ और अचीव कर पाए। समय पर बारिश का ना होना, पाला पड़ जाना, जाड़ा बहुत पड़ना, इससे उनकी फसल खराब हो जाती है और उनकी उत्पादक क्षमता डाउन हो जाती है और वो गरीब से और गरीब बन जाते हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन का जो सबसे नेगेटिव इंपैक्ट है वो हमारे किसान भाइयों को मिलता है। छोटे किसान जो है उनको तो ज्यादा इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो इसी के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने सहायता की है कि भैया हम जलवायु परिवर्तन के में जो नुकसान हो रहा है उसको हम भारत के लिए सहायता करेंगे। ठीक है, चलिए, जलवायु परिवर्तन यानी कि मौसम में होने वाला दीर्घकालिक परिवर्तन, दैट्स कॉल्ड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक है उसका आयोजन अभी हाल ही में कहां पर हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, तो न्यूयॉर्क, बीजिंग, ब्रासीलिया, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि ब्रासीलिया, ब्राजील के ब्रासीलिया में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। ठीक है, ब्राजील के ब्रासीलिया में आयोजित कौन सी बैठक है? ये पर्यावरण मंत्रियों की 11वीं है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने 2030 जलवायु परिवर्तन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया कि भैया हमको जलवायु परिवर्तन पर काम करना 2030 का हमारा टारगेट है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ब्रिक्स राष्ट्र सामूहिक रूप से दुनिया की आबादी का 47 हिस्सा है।
जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं, और अभी हाल ही में कुछ और देश शामिल इसमें हुए हैं। ठीक है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 36% का योगदान करते हैं ये। भारत ने जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से निपटने में समूह की जिम्मेदारी पर जोर दिया कि भैया सब लोग मिलकर काम करें। बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर दिया गया है कि क्या क्या यहां पर बातचीत हुई है। आप चाहे तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, ब्रिक्स देश मरुस्थलीकरण, प्रदूषण और जैव विविधता की हानि जैसी समान पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए भारत ने सामूहिक अभियान और साझा जिम्मेदारी के महत्व पर बल दिया है। दूसरा, भारत ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक प्रयास इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसी पहल का हवा देते हुए संरक्षण और स्थिरता में अपने नेतृत्व को दोहराया है। आप जानते होंगे अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से इसको बनाया गया। इसकी पहली बैठक अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में संपन्न हुई है। भारत ने जलवायु कार्यवाही, पर्यावरण सहयोग और सतत विकास में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए ब्रिक्स भागीदारों के साथ मिलकर काम करने पर अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया कि भैया सब लोग मिलकर काम कीजिएगा, तभी जाकर के जो मुद्दे आप देख पा रहे हैं तभी मुद्दे खत्म होंगे। देश ने समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण निपटने, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और मुद्रण संसाधन दस्ता में सहयोग बढ़ाने पर भी आह्वान किया है। तो ये सारी बातचीतें इस बैठक में हुई थी। नेक्स्ट है 2025 में विश्व बैंक भारत कौशल साझेदारी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल कृषि सुधार, केवल स्वास्थ्य अवसंरचना, रोजगार, कौशल हेतु विकास या फिर रक्षा निर्यात? क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर बताइएगा मुझे। थोड़ा माइंड लगाएंगे तो बात कौशल की अगर हो रही है तो कौशल की हो रही तो सी वाला आंसर हो जाएगा सही, यानी कि रोजगार हेतु कौशल प्रदान करना है ना। चलिए सी, विश्व बैंक ने 2025 में भारत के साथ कौशल साझेदारी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार के लिए नए कौशल सिखाना और एमएसएमई को प्रशिक्षित कार्यबल उपलब्ध कराना, ये इसका अल्टीमेटली क्या टारगेट है। ठीक है, अतिरिक्त तथ्य की बात करेंगे तो यह कार्यक्रम स्किल इंडिया मिशन के साथ जोड़ा गया है और इससे 2 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें, तो ये भी बड़ी बात है अपने आप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है इसको बताना है आपको। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 अप्रैल 2025 को नेपाल के काठमांडू में तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में पार्टिसिपेट किया। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस बैठक में भारत में कृषि सहयोग के लिए बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया। बिल्कुल सही बात है, मेरे अकॉर्डिंग 1 और 2 दोनों सही है। विकल्प में अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पर सी वाले में 1 और 2 दोनों दिया गया है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए बिम्स्टेक क्या है भाई साहब? ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया बिम्स्टेक, और जितने भी आपके इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके हैं वो सबके सबके आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए, केंद्रीय जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो आपके कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ही 9 अप्रैल 2025 को नेपाल के काठमांडू में, कहां पर, ये डेट आपको याद रखनी है, कहां पर, नेपाल के काठमांडू में। बैठक कौन सी थी? तीसरी बैठक थी। किसने भाग लिया? आपके जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया। ठीक है, बैठक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ कृषि अधिकारियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बैठक में भारत में कृषि सहयोग के लिए बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए, और कई सारे पॉइंट हैं कि यह केंद्र कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बिम्स्टेक के विभिन्न प्रतिबद्धताओं को समयबद्ध तरीके से हल करने और उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, इसके अलावा यह केंद्र सटीक कृषि, जलवायु जोखिम को कम करने, प्राकृतिक खेती, लैंगिक समानता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये कई सारे पॉइंट इसमें दिए गए हैं, और यह क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन, डिजिटल प्रौद्योगिकियों सहित उभरती प्रौद्योगिकियों पर ज्ञान और कौशल साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। कौन? ये जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है आपका, ये पॉइंट है। चलिए, 2025 में भारत ने किस संगठन के साथ में डिजिटल टैक्स सहयोग समझौता किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ओईसीडी, डब्ल्यूटीओ, यूएनडीपी या फिर आईएमएफ? क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर? तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला, ओईसीडी। ओईसीडी क्या है, किसी को पता है? बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो बस भारत ने ओईसीडी के साथ में मिलकर के डिजिटल टैक्स सहयोग समझौता किया है। इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निष्पक्ष कराधान लागू करना है अपने आप में। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन नीति का नया प्रावधान क्या था अपने आप पे? बताइएगा मुझे। 2030 तक 10 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य,
या केवल निजी निवेश को अनुमति, या केवल रक्षा क्षेत्र सीमित है, या सभी को कोयला क्षेत्र बंद करना है। इसमें से आई थिंक ए वाला होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग सही उत्तर, यानी कि 2030 तक 10 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ए इज द राइट आंसर। और ये हो गए आपके 400 क्वेश्चन पूरे हो गए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये कर लीजिएगा भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 400 प्रश्न आप ये कर लीजिएगा अभी फिलहाल के लिए, 400 क्वेश्चन ये। अगर टाइम मिलेगा तो 25-50 क्वेश्चन और करा दूंगा आपको मैं। तो 400 क्वेश्चन ये हो गए। इसके अलावा यूपी स्पेशल के हमने आपको जो है, ठीक है, 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो 100 क्वेश्चन वो, और हमने जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर जो है एक्सप्लेनेशन टाइप में कराया हुआ था। अब जो है कल से हमने इसमें से मार्च से हमने स्टार्ट कर दिया। तो अब सुबह शाम आपको 2-3 दिन मिलेगा, तो मंथली वाला करंट अफेयर उतना कर लीजिएगा। इससे ज्यादा करंट अफेयर आपको करने की आवश्यकता नहीं है, इतना बहुत ही सफिशिएंट है आपके लिए। इतना कर लीजिए, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो गई आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास। और अब सुबह शाम जो है आप लोग वो वाला करंट जरूर देखिएगा, मंथली वाला। इसके अलावा अगर आपका टारगेट आरओ मेंस 2023 का है, अगर आपका प्री निकल गया होगा, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। डिटेल्स जानकारी के लिए आप यहां पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफर भी चल रहा है, आप चाहे तो ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हो गया आज का वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल एक नई क्लास के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।